जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट कुलदीप एक बार फिर आपके सामने हाजिर एक एनसीसी की नई सीरीज़ लेके, जिसमें दोस्तों आज हम बात करेंगे लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने एक सीरीज़ कंप्लीट कर रखी है, जिसमें दोस्तों अभी हमने आपको बताया था इस पिछली वाली सीरीज़ में मैप रीडिंग के बारे में। तमाम दोस्तों हमने वहाँ पर विस्तार से चर्चा की है कि जो प्रिज्मेटिक कंपास कैसे है, उसके पार्ट्स और उसके पार्ट्स को याद करने की ट्रिक बिल्कुल ईजिली, सर्विस प्रोटेक्टर किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टर, ईस्टिंग लाइन, नॉर्थिंग लाइन, वो सभी तमाम हमने विस्तार से चर्चा कर रखी है। तो अपनी सीरीज़ मैप रीडिंग में जिन्होंने नहीं देखी है तो हमारे दोस्तों चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी तमाम जो भी एनसीसी के चैप्टर है सिलेबस में, वो दोस्तों हमने प्लेलिस्ट वाइज अलग अलग बना रखे हैं। तो आप जाके बिल्कुल ईजिली उन्हें देख सकते हैं और अच्छे से दोस्तों नंबर आप गेन कर सकते हैं, ताकि जो आपके एनसीसी बी और सी में दोस्तों ए ग्रेड आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों उसी कड़ी में दोस्तों आज की हम सीरीज़ जोड़ना चाहते हैं दोस्तों, जो हम बात करेंगे लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। यानी दोस्तों हिंदी में इसे नेतृत्व कहते हैं लीडरशिप को, और दोस्तों यानी नेतृत्व एंड व्यक्तिगत विकास। ठीक है, बिल्कुल ईजिली वे में बात करेंगे, उन सभी तमाम इस सीरीज़ में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों जो पूछे जाते हैं रिपीटेड क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली वे में बताऊंगा। और दोस्तों जो ट्रिक से याद करने को है वो मैं आपको ट्रिक से प्रोवाइड करूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक बने रहिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ लीडरशिप, यानी दोस्तों व्हाट इज़ लीडरशिप, या दोस्तों नेतृत्व क्या है। लीडरशिप दोस्तों कौन करता है, एक लीडर ही करता है ना। एक लीडर ही तो दोस्तों एक नेतृत्व करता है। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि अवगत करा रहा हूँ उन चीज़ों से जो चीज़ आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जो एक रिपीटेड क्वेश्चन के रूप में, यानी मैं लीडर हूँ, है ना। लीडर का मतलब दोस्तों ये मत सोच लेना कि आपके इंस्टा या फेसबुक पर या ट्विटर पर फॉलोअर है, वो दोस्तों लीडर नहीं होते हैं। ठीक है, लीडर दोस्तों वही होते हैं जो एक लीडर बनाते हैं। ठीक है, अगर मेरे पढ़ाने से कोई दोस्तों जो बच्चे हैं या कोई भी स्टूडेंट है वो दोस्तों एक अच्छे मुकाम पर चले जाते हैं, तो उनके लिए मैं एक क्या हूँ, एक लीडर हूँ। ठीक है ना, लीडर जो क्रिएट करता है, लीडर नॉट फॉलोअर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इन डेप्थ में जाएंगे इन चीज़ों को लेके, तो आपको आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों लीडर क्या होता है। अ लीडर इज़ वन हु इन्फ्लुएंस मैन एंड मटेरियल टू विन द गोल। यानी दोस्तों सिंपल वे में आपको समझ में आ गया होगा कि लीडर वही होता है, लीडर वही होता है जिसके प्रभाव से मतलब उसकी बातों के प्रभाव से कोई भी मैन या कोई भी मटेरियल है वो दोस्तों एक गोल अचीव करने में जीत जाता है। यानी दोस्तों कोई मेरे टीचर है, उन्होंने मेरे को इन चीज़ों से मोटिवेट करा, और मैं दोस्तों 10th में मैं 99% लिया है, तो मैं मोटिवेट हो गया और अपने जो मेरा लक्ष्य था 99 क्रॉस करने का वो मैंने कर लिया। तो लीडर मेरे लिए कौन कहलाए, मेरे टीचर कहलाए। तो यही होता है लीडर। कौन होता है, अ लीडर इज़ वन हु इन्फ्लुएंस मैन एंड मटेरियल टू विन द गोल। ठीक है, ये दोस्तों पहली डेफिनेशन है टू लीडरशिप, लीडर की। अब दोस्तों दूसरी जो लीडरशिप की जो डेफिनेशन है वो कौन सी है, तो देखिए, लीडरशिप इज़ द एबिलिटी, लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू मोटिवेट ह्यूमन ग्रुप टू अचीव एन ऑब्जेक्ट। यानी दोस्तों जो किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मानव समूह को प्रेरित करने की क्षमता को नेतृत्व कहते हैं। मानव ग्रुप मतलब दोस्तों कोई भी जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनमें दोस्तों एक ऐसी एबिलिटी लाना एक लीडर के द्वारा कि जो उनका टारगेट है वो अचीव कर जाए। तो वो दोस्तों उनके लिए, उन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, वो जो व्यक्ति है जिन्होंने उनकी जो एबिलिटी को जाना और उनको पहचाना और उनकी जो एबिलिटी को मोटिवेट करा, जो वो अचीव कर गए अपने गोल को, तो वो कौन कहलाया दोस्तों, लीडर कहलाया। तो आप इनको आराम से लिख सकते हो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ भी गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक अच्छे व दोस्तों सफल नेता में क्या क्या गुण होने चाहिए, यानी एक दोस्तों एक गुड और दोस्तों एक सक्सेसफुल लीडर में कौन कौन से गुण होने चाहिए, है ना, यही लिखना है। तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि राइट द 10 क्वालिटी एज अ गुड एंड सक्सेसफुल लीडर। तो आप कौन कौन से लिखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। पहले दोस्तों आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक एक के बारे में, ठीक है, उनके बाद इनके डीपली भी थोड़ा बताएंगे कि इनका क्या काम है। ओके, तो पहला दोस्तों एक सक्सेसफुल, यानी ध्यान रखना एक अच्छे व सफल नेता के गुण। सफल दोस्तों नेता कब, यानी एक सफल नेता कब होता है, एक लीडर बन के दोस्तों सफल हो जाता है, यानी वो दोस्तों एक अच्छे मुकाम पर चले जाता है, वही एक सफल लीडर कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पहला है दोस्तों निष्ठा, यानी लॉयल्टी। क्या दोस्तों, निष्ठा यानी लॉयल्टी, यानी उसे हर एक काम में दोस्तों विश्वास है, यानी जो लीडर है वो हर काम में एक विश्वास रखता है, निष्ठा है, उसे हर किसी से लगाव है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों निष्पक्षता। निष्पक्षता मतलब फेयरनेस, वो हर किसी के साथ फेयर है,
वो अनफेयर नहीं है कि मेरा भाई है तो मैं उसको ही ज़्यादा सपोर्ट करूँगा, मेरा कलीग है तो उसको सपोर्ट करूँगा। लीडर जो होता है दोस्तों एक ग्रुप ऑफ पीपल को मतलब कोऑर्डिनेट करता है, जो सबको इक्वल लेके चलता है ना, निष्पक्षता। तीसरा दोस्तों निस्वार्थ। निस्वार्थ का मतलब दोस्तों सेल्फनेसिस, मतलब बिना किसी लालच से दोस्तों किसी को मोटिवेट करना, बिना किसी के पैसे लेके। जैसे मैं दोस्तों आपको बिना यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, बिना पैसे मतलब है ना, फ्री में, तो ये क्या मैं बिना निस्वार्थ के कर रहा हूँ। तो जब भी तो मैं कहता हूँ दोस्तों एक सब्सक्राइब भी कर लीजिए, यही कहता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तीसरा दोस्तों ज्ञान, यानी जो एक लीडर होता है वही दोस्तों क्या उसमें ज्ञान होता है। जैसे मैं आपको बात करूं कि जो महात्मा बुद्ध थे, जब उन्होंने 29 साल में जब उन्होंने घर त्यागा था, और जब वो 35 साल में दोस्तों सिद्धार्थ से दोस्तों महात्मा बुद्ध बने थे, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइनमेंट, है ना। तो उन्होंने क्या, उनको ज्ञान की प्राप्ति है। और जो लीडर होता है ना वो हमेशा ज्ञान की प्राप्त होता है और अपने ज्ञान को बांटता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि एक लीडर को कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तीसरा दोस्तों ज्ञान हो गया। चौथा है दोस्तों सच्चाई। लीडर वही होता है जो ट्रूथनेस, एक जो ट्रूथ के जो पाथ है उस पर ही दोस्तों चलता है। अगला है दोस्तों ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी को आप पता होगा, लीडर वही होता है जिसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी हो, ठीक है ना, बिना किसी भेदभाव के कारण। अगला है दोस्तों डिसिप्लिन। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक सक्सेसफुल लीडर की क्वालिटीज़ है। डिसिप्लिन अगर जो भी रहेगा, कोई भी चाहे ए हो चाहे व्यक्ति जेड हो, वो अगर डिसिप्लिन है तो वो हर चीज़ अचीव कर सकता है। अगला है दोस्तों पेशेंस। ये दोनों तो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है, पेशेंस और दोस्तों यानी और डिसिप्लिन, धीरज रखना। धीरज का मतलब दोस्तों अगर आप क्लास में बैठे हो 10 जने, मैं भी उसमें साथ हूँ और आप भी साथ हो, तो एक टीचर आए, वो नोट ऑफ लाए और एक उनकी रास्ते में गिर गई, तो ऐसे में नोट टीचरों को बांट दिया और मेरे को नहीं दिया या आपको नहीं दिया, तो उस समय आप लड़ने नहीं बैठ जाओगे, कोई बात नहीं सर हो गया, तो आप में धीरज है यानी पेशेंस है, ठीक है। और आपको फिर बाद में टीचर ने एक की जगह 2 टॉफी दी, तो वही है सफलता का फल, यानी जो समय का फल है आराम से अच्छा मिलता है, ठीक है। अगला है सम्मान करना। लीडर जो हमेशा वही होता है जो हर किसी की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अगर किसी का फैमिलियर है ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा बातें कर रहा है, हर किसी से। अगला है दोस्तों सम्मान, इक्वलिटी लाता है यानी समानता, इक्वलिटी लाता है। अगला विश्वसनीयता यानी विश्वास करने वाला, डिपेंडेबिलिटी बढ़ जाती है। जो भी इन सभी तमाम चीज़ों को एक लीडर लेकर चलता है, तो जो व्यक्ति होता है वो यानी जो व्यक्ति होते हैं वो लीडर के साथ एक डिपेंडेबिलिटी हो जाता है। विश्वसनीयता यानी विश्वास करने वाले के उद्देश्य में हो जाता है। अगला साहसी, एनकरेज यानी अपने भी रहे और एनकरेज दूसरों को भी करें। अगला है दोस्तों सहायता या सपोर्ट करता है हमेशा। पहल यानी हर किसी काम में एक पहल है, या कि हाँ मैं दूंगा। अगर पूछा जाए कि जो कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा पहले प्रेजेंटेशन देगा, तो दोस्तों हाँ मैं दूंगा, यानी पहले हमेशा खड़ा होता है वो हर किसी काम को। अगला है दोस्तों व्यवहार कुशलता यानी टैक्टफुल। इसका मतलब कि अगर कोई उसका अधिकारी है वो उसे काम दे देता है, तो वो एक अच्छे बिना मतलब एक ऐसे नहीं कि मतलब काम दे दिया तो वो गलत भी काम होगा, नहीं दोस्तों, उन्हें उसके अधिकारी ने काम दे दिया तो वो अच्छे से उसको सफलतापूर्ण पूर्ण करेगा, यानी उसे फिनिश करेगा। वही होती है एक लीडरफुल सक्सेस क्वालिटी। अब आता है क्वेश्चन कि सर हम इसे कैसे याद करें। तो भैया सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने यहाँ पर 15 क्वालिटीज़ लिखी है एज अ लीडर गुड और एक सक्सेसफुल लीडर के में, तो ये 15 क्वालिटी लिखी है दोस्तों, मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए, एनसीसी ट्रिक की जो प्लेलिस्ट है उसमें दोस्तों मैंने ये सभी बिल्कुल ईजिली से ट्रिक से बना रखे हैं, तो बिल्कुल भी मिस ना करना, ठीक है। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया ट्रिक से मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप वीडियो को जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है चरित्र, यानी दोस्तों कैरेक्टर का विकास करने वाले नेता, यानी जो लीडरशिप के कुछ गुण लिखिए, यानी राइट द सम क्वालिटीज़ टू डेवलपमेंट आ लीडर ऑफ अ कैरेक्टर, है ना। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक अच्छे व सफल नेता के गुण लिखिए या एक चरित्र का विकास करने वाले नेतृत्व के कुछ गुण लिखिए, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों, हेरा फेरी बिल्कुल भी नहीं है। जो इसमें आपने पॉइंट लिखे हैं वही पॉइंट इसमें लिखिए, कोई अंतर नहीं है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। ट्रिक जरूर देखना दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाके आराम से आप अच्छे से 10 नंबर लिख सकते हैं। पूछा भी जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हमेशा पूछा जाता है बी और सी एग्जाम में, मेरे भी एग्जाम में पूछा गया था, तो ध्यान रखना, मैं आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आइए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं राइट अ क्वालिटी ऑफ अ लीडर, यानी एक नेता के गुण लिखिए। अब आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, अभी मैंने आपको एक बताया था कि एक अच्छे व सफल नेता के गुण लिखिए, यानी जो भी उसके लीडरशिप की क्वालिटीज़ है वो लिखिए। तो मैंने ध्यान रखिए, दो दोस्तों प्रकार के लीडर होते हैं। एक तो दोस्तों लीडर वो होता है जो खुद सक्सेसफुल नहीं हुआ लेकिन वो अच्छे से वो तमाम जो भी समूह हैं उन लोगों को लीड करना जानता है, तो वो एक नेता हो गया अलग से।
लेकिन दोस्तों अगर बात करूं, एक सक्सेसफुल लीडर वो होता है जो खुद सक्सेसफुल हो चुका है और उसके अपने साथ साथ जो भी तमाम पीपल है यानी जो भी लोग हैं उनको दोस्तों एक अच्छे मुकाम पर उन्होंने पहुंचा दिया, तो वो एक सक्सेसफुल लीडर हो गया। तो एक लीडर और एक सक्सेसफुल लीडर में दोस्तों यही अंतर है, ठीक है। दोनों सिमिलर है, कहाँ तक सिमिलर है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यही है दोस्तों, राइट अ क्वालिटी ऑफ अ लीडर, ठीक है। एक नेता के गुण लिखिए। एक नेता मतलब कोई भी एक नेता है, जैसे कोई भी एक डेमोक्रेटिक नेता ले लीजिए, ऑटोक्रेटिक की बात करूंगा मैं, ये लेजिस्लेटिव, तो ये नेता है, इनके गुण होते क्या है, क्या होता है गुण। और एक जब एक नेता यानी एक सक्सेसफुल हो जाता है, वो उस नेता के दोस्तों क्या गुण होते हैं, तो बिल्कुल सिमिलर है। क्या क्या, तो एक बार देख लीजिए दोस्तों। यहाँ सबसे पहले बात करूँ तो सबसे पहला लॉयल, मैंने आपको उसमें ही बताया था कि जो एक सफल सक्सेसफुल लीडर क्वालिटीज़ है उसमें ही बताया था, लॉयल निष्ठावान। दूसरा दोस्तों एंथुआजिस्ट यानी उत्साही यानी एनकरेज। तीसरा दोस्तों अलर्ट, यानी जो भी एक नेता होता है अलर्ट होता है। अलर्ट के जैसे आपने सुना होगा ना, बिजली के खंभों पर अलर्ट, तो वही मतलब थोड़ा सतर्क रहे। अगला है दोस्तों डिसिप्लिन, बिल्कुल सिमिलर है एक सक्सेसफुल लीडर में भी, है ना। एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान होना चाहिए, हर कार्य में ऊर्जा से जोश भर काम से करे। सिंसियर यानी ईमानदार होना चाहिए। अगला है दोस्तों हेल्थी यानी उसका स्वाद अच्छा होना चाहिए एक लीडर का। अगला है दोस्तों इंटेलिजेंट यानी उसकी जो बुद्धिमत्ता है वही आ गया, बुद्धिमान यानी ज्ञान नॉलेज। एक ही बात है दोस्तों जो मैंने आपको बताया था ना, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप बिल्कुल सिमिलर है। पेशेंस बिल्कुल वही है, धैर्यवान, है ना। इनिशिएटर मतलब पहल करने वाला कुछ भी चीज़ की। रिलायबल यानी विश्वसनीय। और दोस्तों है परसेवरेंट, यानी दोस्तों दृढ़ निश्चय, यानी कोई उन्हें अगर उसे काम मिल गया कि हाँ मेरे को नीतियाँ बनानी है और उसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, तो वो एक दृढ़ निश्चय यानी परसेवरेंट दोस्तों, उसमें एक नेता के गुण होते हैं। तो काफ़ी सिमिलर है। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि क्या हम जो हमारा क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल लीडर थे इनको लिख सकते हैं? बिल्कुल सेम है, लिख सकते हो दोस्तों। मैंने आपको जो ट्रिक बनाई है, मैंने आपको बोला है कि आप जरूर देखिए उस जाको, ठीक है। दोनों के आपके जो क्वेश्चन है, इस जो ट्रिक बनाई है उसमें दोनों के सोल्व हो जाएंगे बिल्कुल ईजिली से। छोटी सी ट्रिक है और उसमें दोस्तों 15 लीडरशिप क्वालिटी है, तो आप इनको ईजिली से याद कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अब टाइप्स ऑफ लीडर, या दोस्तों इसे कभी कभी टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल भी कह देते हैं। स्टाइल का मतलब शैली, शैली का मतलब आपने सुना होगा ना, जो द्रविड़, नागर और बेसर शैली है, जिसमें जो मंदिर स्टाइल्स है, मंदिर स्टाइल्स है ना, टाइप्स ऑफ जो टेम्पल्स स्टाइल है, द्रविड़, नागर और बेसर। तो ऐसे ही दोस्तों लीडरशिप, टाइप्स ऑफ लीडर यानी जिसे टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं। तो दोस्तों 3 प्रकार की, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप। आपसे यही पूछा जाता है कि राइट डाउन हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। तो दीज आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो कौन कौन से है दोस्तों? पहला तो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल मैंने एक बार और पढ़ता हूँ अच्छे से, ताकि जो ये वर्ड है आप सुनोगे, आपने सुना हुआ है ये वर्ड, मैं आपको दोबारा एक बार रिमाइंडर कराऊंगा। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल यानी जिसे निरंकुश नेतृत्व शैली मानते हैं दोस्तों। ये वर्ड में ही दोस्तों इसकी डेफिनेशन लिखी रहती है। दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राइट द 3 टाइप्स ऑफ लीडर एंड इज एक्सप्लेन, तो उनको लिखी भी और एक्सप्लेन भी करिए। तो दोस्तों ऑटोक्रेटिक मैं आपको बताऊं, देखो निरंकुश हिंदी में बताता हूँ यहाँ पर। देखो निरंकुश का मतलब होता है कि मैंने किसी को काम दिया, यानी मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है, मैंने उसे कुछ काम दिया, लेकिन वो मेरे जो क्वेश्चनिंग करी है मैंने उसके वो जवाब नहीं दे रहा है, यानी वो मेरी बातों को नहीं सुन रहा है। वो शक्ति में है, वो देश का है प्रधानमंत्री, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वो मेरी बात नहीं सुन रहा है और मेरी जवाबों को यानी मेरी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा, यानी वो निरंकुश है, यानी वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, यानी जनता की बातों को वो जवाब देगी नहीं है। तो वो दोस्तों क्या होता है? ऑटोक्रेटिक। आप एग्जांपल दे सकते हो ऑटोक्रेटिक, यानी ऑटोक्रेटिक का मतलब दोस्तों, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल वो होता है कि जो कोई भी लीडर होता है, यानी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में वो लीडर आते हैं जो एक कोई भी अगर पॉलिसी निर्माण करना हो, पॉलिसी निर्धारित करनी हो या पॉलिसी निर्माण कर रही हो या कोई भी प्रक्रिया हो, उसमें वो जो लीडर है वो खुद ही करता है, ना तो वो कोई समाज से करवाता है, ना ही कोई जो डेमोक्रेसी में समूही लोग होते हैं जो राज्यसभा लोकसभा के द्वारा उनके द्वारा। तो जो ऑटोक्रेटिक मतलब जो इसमें ऑटोक्रेटिक में जो नेता होते हैं वो खुद ही पॉलिसी बनाते हैं, खुद ही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ठीक है ना, वो किसी का हस्तक्षेप होता, यानी सिंगल पार्टी रूल है। अब आप मेरे को बताओगे कहाँ है सिंगल पार्टी रूल, मतलब जो भी एक यानी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कहाँ देखने को मिलती है? तो आपका सबसे पहला तो एक छोटी छोटी आंखों वाला है हमारा दोस्त, कौन? चाइना। दूसरा दोस्तों बात करें तो आपने किम जोंग का नाम सुना होगा, दक्षिण कोरिया, तो वहाँ भी ऑटोक्रेटिक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑटोक्रेटिक है, जैसे अभी जो अफगानिस्तान में अभी बर्मा यानी जो म्यांमार है, यहाँ पर सैन्य तंत्र आ गया, यानी तख्ता पलट हो गया।
तो यहाँ पर भी दोस्तों ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, यानी एक मेजोरिटी के द्वारा यहाँ पर जो लॉ बनाया जा रहा है उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यही दोस्तों आपको लिखना डेफिनेशन में, ठीक है। अगला है दोस्तों डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतंत्री, जहाँ पर जो अगर मैं अपने जो मेरा लीडर है, जो भी यहाँ पर वर्तमान में लीड कर रहा है देश को, उससे मैं क्वेश्चन पूछूँ, वो मेरे जो क्वेश्चनिंग का मतलब अच्छे से आंसर दे रहा है, तो वो एक डेमोक्रेटिक देश कहलाता है। डेमोक्रेटिक में दोस्तों जो भी पॉलिसी या जो भी प्रोसेस होता है उसको इम्प्लीमेंट करा जाता है। दोस्तों कैसे करा जाता है, अगर किसी पॉलिसी को बनाना है तो उसमें दोस्तों जो नेता है वो देता तो है निर्देश, लेकिन वो अपने निर्देशों को ही इम्प्लीमेंट नहीं करता है, पूरा सक्सेसफुल नहीं करता है। तो वो सबसे पहले दोस्तों आपको अगर इंडिया के लेवल में बताऊं तो सबसे पहले जो भी मतलब कानून बनते हैं वो लोकसभा बनते, सॉरी है ना, हाँ लोकसभा, फिर दोस्तों राज्यसभा में पास होते जाके वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं, प्रेसिडेंट के पास। जब वो मतलब एक जो पॉलिसी है यानी बिल है वो एक्ट के रूप में बनता है। तो ये डेमोक्रेटिक जो लीडरशिप में यही होता है क्वालिटी, है ना। वो दोस्तों जो भी पॉलिसी बनाएगा, प्रक्रिया उसको निर्धारित करेगा, वो एक जो सामूहिक चर्चा के बाद ही करेगा कि ये जो हमने बनाया है सही है या गलत है, ठीक है। ये समझ गए होंगे डेमोक्रेटिक, जैसे भारत है अपना, है ना, देश में कुछ है ना ये। अगला है दोस्तों लेजीज फेयर लीडरशिप स्टाइल, यानी हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का मतलब आपको ये पता है कि अगर मेरा दोस्त और मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ यहाँ पर, और मेरा दोस्त है वो खाली हरामखोर है, मतलब हरामखोर का मस्तीखोर, ठीक है, वो मेरे काम में बिल्कुल अंगर डाल रहा है, यानी हस्तक्षेप कर रहा है, यानी जानबूझ कर आ रहा है और मेरे साथ हेल्प करा रहा है। हस्तक्षेप का मतलब यहाँ समझिए, मेरा दोस्त है और मेरी हेल्प करा रहा है, ये हस्तक्षेप कर रहा है मेरे काम में कि हाँ मैं भी कर रहा हूँ, मैं मना कर रहा हूँ फिर भी वो हस्तक्षेप कर रहा है। तो ऐसे में लेजीज फेयर लीडरशिप स्टाइल वो होता है, इसमें वो सभी तमाम नेता आते हैं जो भी वो अपनी पॉलिसी निर्धारित करते हैं या पॉलिसी निर्धारित या प्रोसेस उनको इम्प्लीमेंट करने से पहले, वो दोस्तों निर्धारित करने से पहले जो भी पॉलिसी है उनको वो दोस्तों समाज में या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या समाज में किसी व्यक्ति को दे देते हैं जहाँ पे वो उन पॉलिसी को निर्धारित कर सकें। तो ये दोस्तों लेजीज फेयर लीडरशिप स्टाइल है, यानी हस्तक्षेप नेतृत्व शैली है। तो मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन से बता दिया ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल और दोस्तों लेजीज फेयर लीडरशिप स्टाइल क्या होती है। तो बिल्कुल ईजी समझ में आ गया होता हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया हो तो, ठीक है। आगे दोस्तों हम बात करते आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं व्हाट आर द 10 ड्यूटीज़ ऑफ अ गुड सिटीजन, यानी कोई भी दोस्तों एक अच्छा अगर नागरिक है अपने देश का, उसके मतलब कौन कौन से ऐसे कर्तव्य है। यहाँ पर तो मैंने 10 लिख रखे हैं, वैसे तमाम हमारे कर्तव्य होते हैं अपने देश के लेकर, जो भी हमारी ड्यूटीज़ होती है, ठीक है। घर के अलावा हमारे देश को भी एक ड्यूटीज़ देनी पड़ती है, अपने कर्तव्यों का उनका पालन भी करना पड़ता है। तो दोस्तों डायरेक्टली दोस्तों आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर का पूछ लिया जाता है कि राइट आर द 10 ड्यूटीज़ ऑफ अ गुड सिटीजन। तो एक अच्छे नागरिक के मतलब कौन कौन से 10 कर्तव्य होते हैं अपने देश को लेकर कि वो मतलब उनको करना ही पड़ता है और हमें करना ही चाहिए। तो कौन कौन से दोस्तों देख लेते हैं, और आपको पता भी होगा कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम रिमेंबर कर लेते हैं उन सभी तमाम चीज़ों को। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहला है दोस्तों संविधान के आदेशों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट बताऊंगा और इनसे लिंक भी दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो बिल्कुल भी वीडियो को ना स्किप ना करना, एक एक मिनट एक एक सेकंड देखिए। तो संविधान के आदेशों मतलब जो भी अमेंडमेंट होता है किसी एक्ट को लेकर। अभी मान लीजिए पैंडेमिक है और वर्तमान में दोस्तों अगर प्रेजेंट में बात करें तो जो पैंडेमिक में कितने कोरोना केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं डे बाई डे, जो उसमें मुंबई में। तो ऐसे में जो भी संविधान के अकॉर्डिंग जो हमारे पार्लियामेंट में लॉ पास होता है वो पब्लिक में आता है, तो उनके मतलब आदेशों को मतलब एक हमारे ड्यूटीज़ है उनको मानना। तो वही होते हैं संविधान के आदेशों, जो भी आर्टिकल के तहत या अनुसूची है। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत का दोस्तों सम्मान करना। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय ध्वज से दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी एनसीसी में, और राष्ट्रीय गीत किसने मतलब गाया है और राष्ट्रीय जो गाने किसने लिखा है। तो आपको पता होगा कि जो राष्ट्रीय गाना है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और दोस्तों जो राष्ट्रीय गीत है वो बंकिमचंद्र चटर्जी ने, है ना। और राष्ट्रीय जो गान हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, और जो बंगला की भी है आबो हमारे बंगाल, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गाना है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रीय ध्वज आपको पता ही है, डिजाइन किया था पिंगले वेके ने, जिसकी हाइट रेशो है 2:3। ओके, 3 रंग है दोस्तों आपको पता ही होगा, संतरी जिसे ऑरेंज कहते हैं, है ना, और बीच में सफ़ेद और तीसरे नीचे हरा। तो 3 रंग का है दोस्तों, इनको ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है। बात कर ले दूसरी दोस्तों ड्यूटीज़ है, वो है भारत की संप्रभुता, ठीक है। भारत की संप्रभुता यानी जो भारत की सोवरेनिटी है। सोवरेनिटी का मतलब दोस्तों मैं अपनी मर्जी से जो भी एक काम करूं, यानी मेरे को कहीं जाना है या मेरे को कोई निर्णय लेना है, यानी मैं अपना बैच दे रहा हूं अपने द्वारा,
किसी का मतलब कोई परमिशन नहीं ले रहा, तो वो क्या होता है, सोवरेनिटी होता है, यानी संप्रभुता। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना व उनकी रक्षा करना, कभी भी तो तोड़ने वाला विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि भारत की जो अखंडता को बनाया किसने था, सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा था, आपको पता होगा कि जिनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है 182 मीटर, ठीक है, इन विच लोकेट इन प्लेस, तो दोस्तों लोकेट इन कहाँ पर, तो ध्यान रखना दोस्तों गुजरात के, ठीक है, गुजरात में। तो संप्रभुता का मतलब बता दिया, और ध्यान रखना दोस्तों जो संप्रभुता वर्ड है, संप्रभुता दोस्तों, जब संप्रभुता का इसका सोवरेनिटी कहते हैं, सोवरेनिटी। और दोस्तों जो संप्रभुता वर्ड है, सबसे पहले दोस्त मैंने आपको मतलब बता दिया कि कोई भी मतलब निर्णय लेने की स्वतंत्रता, ठीक है। संप्रभुता में दोस्तों जो सबसे पहले जो इस्तेमाल यूज़ जो वर्ड किया गया था, तो वो किया गया था दोस्तों रिपब्लिका बुक में, रिपब्लिका। तो वो रिपब्लिका जो बुक है वो किसकी है, जया बोंदे। तो इनकी जो बुक है रिपब्लिका जया बोंदे की, उसमें जिक्र मिलता है जो संप्रभुता का, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला बात करें ड्यूटीज, तो देश की रक्षा करना तथा आह्वान करने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तैयार रहना। आह्वान का मतलब दोस्तों, अगर देश को जरूरत पड़ जाए, आपकी आह्वान का जरूरत पड़ जाए मतलब ऐसे उसमें रिलेवेंट में नहीं कि फाइट हो रही हो, नहीं, अगर कोई पैंडेमिक हो गई या कोई मतलब हमारी धारा लग गई राष्ट्रपति 56, 60, ये अगर ये धारा लग गई, तो ऐसे में अगर हमें बुलाया जाए या एनसीसी गाइडों को बुलाया जाए, तो ऐसे में हमें उनके प्रति आह्वान होना चाहिए, मतलब अलर्ट रहना चाहिए कि अगर जैसे ही बुलाएंगा हम उसमें तैयार रहेंगे, रेडी रहेंगे। अगला है दोस्तों, देश की सभी संस्कृति का सम्मान करना व उनका संरक्षण करना है। जो भी हमारी संस्कृति है, कल्चर है, जो भी त्यौहार है, उनका हमें सम्मान भी करना चाहिए, ठीक है। और अगला है दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण, जिनमें दोस्तों आते हैं वन, झील, नदियाँ, यानी जो फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वनस्पति यानी फॉरेस्ट, सभी का दोस्तों क्या संरक्षण करना, नहीं इनकी प्रोटेक्शन करना। अगला है दोस्तों जो ड्यूटीज़ है वैज्ञानिक मनोवृत्ति, यानी जो भी हमारे साइंस से जो भी जुड़े व्यक्ति है, जो अपनी जो साइंस यानी जो भारत की जो एक हम कह सकते हैं कि जो इसरो है वो काफ़ी एक उच्च सीमा तक जा चुका है और अच्छे से दोस्तों डेवलप हो रहा है। तो ऐसे में जो उनमें कार्यरत जो भी व्यक्ति है उनकी दोस्तों अच्छे से उनको सम्मान देना। और जो मानववाद, यानी मानववाद मतलब जो भी मानव के प्रति एक पॉजिटिव थिंक में सोचता है जो भी व्यक्ति, वो मानवतावाद होता है। और दोस्तों उनके सुधारों की प्रवृत्ति का विकास करना। अगला है दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति यानी जो सोशल हम कह सकते हैं जो भी संपत्ति होती है, एम्पैथी। तो दोस्तों जो भी मतलब गाड़ी हो गई, पेड़ हो गए, यानी सरकार के द्वारा कोई टॉयलेट बनाया गया, उनको मतलब सही से प्रोटेक्शन करना है। ऐसे नहीं कि तोड़ कर दिए उनको सभी को, ठीक है, वो हमारे यूजफुल ही बनाए गए हैं, लेकिन उनको क्या हमें संपत्ति ध्यान रखना चाहिए, बस को हमें सुरक्षित रखना चाहिए, कहीं थोकना नहीं चाहिए, ये सभी चीज़ें। अगला है दोस्तों हिंसा से दूर रहना और हिंसा से दूसरों को दोस्तों बचाना, है ना। अहिंसा का दोस्तों अपनाना। आपको पता है अहिंसा का नारा किसका था, महात्मा गांधी का था। बट ऐसा भी नहीं कि हमें हर जगह अहिंसक ही रहना है। तो हमें टाइम आने पर, यानी अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम महात्मा गांधी भी बनेंगे, और दोस्तों अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम सुभाष चंद्र बोस भी बनेंगे। तो ये ध्यान रखना, है ना। अगला है दोस्तों ड्यूटीज़ है सभी व्यक्तियों तथा सामूहिक कार्य क्षेत्रों में कुशलता लाने वाले निरंतर प्रयास करना। यानी जो भी कोई भी दोस्तों हमारी जो फर्स्ट जो प्राथमिक क्रिया, यानी जो फर्स्ट हम कह सकते हैं सेक्टर, सेकंड सेक्टर और जो टर्सरी सेक्टर है, उसमें जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको दोस्तों मोटिवेट करना है। उनके काम में कुछ नया डेवलप हो रहा है, कुछ जो इन्वेंशन हो रहा है, तो उनको क्या मतलब प्रोवाइड करना उन चीज़ों में, ठीक है। अगली जो ड्यूटीज़ है भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषीय, क्षेत्र या वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर दोस्तों सद्भाव, आपसी भाईचारे का विचार करना। कि मतलब हमें ये बताना चाहिए कि जो आपसी धर्म है वो धर्म दोस्तों बेशक अलग हो, समुदाय में बांट दिया गया व्यक्तियों के द्वारा। मैं बात करूँ तो दोस्तों अगर बताना चाहूँ तो दोस्तों जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होने के बाद, उसका डिक्लाइन होने के बाद, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो एक जो नई सिविलाइजेशन है वो विकसित हुई, डेट कॉल, तो दोस्तों वैदिक सिविलाइजेशन। तो वैदिक सिविलाइजेशन अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो पेरियर वैदिक पीरियड नो एज ऋग्वैदिक पीरियड एंड एक पोस्ट वैदिक पीरियड। तो ये ध्यान रखना, है ना। अगला है तो ये बता दिया आपको मैंने। अगला है दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को पता था सबसे पहले जो भारत में आज़ादी की लौ उठी थी 1857 में उठी थी। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान व्यक्तियों के जो भी विचार थे उनको अपने जीवन में संजोए रखना और बनाए रखना, उनको विकसित करना, और आगे भी हमें अपने जो भी जनरेशन है उनको बताना। तो बस यही आपको पिक्चर से क्रिएट होगी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आइए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं राइट द ड्यूटीज़ ऑफ अ गुड सिटीजन टूवर्ड्स द सोसाइटी।
ठीक है, अभी तो हमने बात करी थी दोस्तों एक अच्छे नागरिक के लिए मतलब कौन कौन सी ड्यूटी का हमारे देश के लिए पालन करना चाहिए, ठीक है, जिसमें हम संविधान की रक्षा करनी चाहिए, उनके राष्ट्रीय गान। लेकिन दोस्तों एक अच्छे नागरिक का समाज के प्रति कर्तव्य लिखो, मतलब कि राइट्स द ड्यूटीज़ ऑफ अ गुड सिटीजन टूवर्ड्स द सोसाइटी, यानी उनके प्रति आगे वो क्या क्या मतलब वो सुधार लाना चाहते हैं एक नागरिक के द्वारा समाज में। तो दोस्तों एक अच्छे नागरिक का समाज के प्रति कर्तव्य कौन कौन से होते हैं, तो उन पर हम तमाम से चर्चा करते हैं। तो पहला है दोस्तों समाज में रूढ़िवादी सोच को हटाने की कोशिश करना। रूढ़िवादी सोच का मतलब दोस्तों जो हमारी कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल का मतलब जो भी हमारी प्राचीन से इस सभ्यता में हमारे संस्कृति के साथ मिली जुली है, यानी रूढ़िवादी का मतलब कन्वेंशनल थॉट, यानी पुराने विचारधारा वाले लोग। उसमें दोस्तों कई ऐसी पुरानी विचारधारा है जो आज में वर्तमान में यूज़ होती है ना, जो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा महिलाओं के अगेंस्ट ही होती है, जो पितृसत्तात्मक हम देश में रह रहे हैं, ठीक है ना, और काफ़ी को मतलब इनके बारे में अवेयर नहीं है। तो इन चीज़ों को अवेयर कराना है ना, रूढ़िवादी सोच को हटाने की कोशिश करना और एक नई सोच लाना एक व्यक्ति के द्वारा एक कर्तव्य है पहला उसका। अगला है दोस्तों शिक्षित समाज का निर्माण करना। अगर समाज में दोस्तों कोई लिटरेसी नहीं है और कम रेट है तो ऐसे में देश का भी नुकसान होगा और ऐसे में उस समाज का जो व्यक्ति है उस समाज का भी और उस व्यक्ति का भी मतलब क्या एक डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो इसलिए शिक्षित समाज का निर्माण करना एक अच्छे नागरिक का जो कर्तव्य यही होता है। अगला है दोस्तों जातिवाद का विरोध करना। जातिवाद मतलब जो भी कास्ट को लेकर एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी, ईडब्ल्यूएस सभी को तमाम मतलब क्या इनका विरोध करना। ऐसा नहीं, इक्वल देना चाहिए हर किसी को राइट, हर किसी को, ठीक है, जातिवाद। अगला है दोस्तों धर्मवाद। धर्मवाद मतलब जो भी कोई भी सिख धर्म हो, चाहे भी सिख धर्म हो या ईसाई धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, सभी धर्म यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसमें दोस्तों उनका विरोध करना। मतलब विरोध का मतलब ऐसे करना कि कई बार ऐसे होते हैं कि कोई धर्म अपने धर्म को ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलता है, लेकिन उनको मना करना कि सभी धर्म एक बराबर है, सभी जाति जो भी कास्ट है एक बराबर है। दोस्तों हमारे इंसानों के द्वारा ही ये क्रिएट की गई है, जो आज एक गंभीर समस्या का उन्होंने रूप ले रखा है। तो इनको ख़त्म मतलब विरोध करना। क्षेत्रवाद का विरोध करना। क्षेत्रवाद का मतलब दोस्तों पर्टिकुलरली कोई समाज में यहाँ पर 10 लोग रह रहे हैं, कोई भी मान लीजिए समाज, और यहाँ पर भी कोई 10 समूह का अलग रह रहा है, इनका समाज अलग है, थोड़ा इनका समाज अलग है। तो ऐसे में ए वाला समाज बी वाले समाज से कहता है कि आपका समाज थोड़ा गंदा, हमारा समाज अच्छा है। तो ऐसे में आपसी जो है क्षेत्रवाद विरोध हो जाते हैं, आपने सुना भी होगा। तो ऐसे में क्षेत्रवाद का विरोध करना। जितने भी पीछे वाद लगे हुए हैं उनका संबंध हमेशा रिलेशन से रहता है ना। अगला बात करें तो ड्यूटीज आती है समाज में भाईचारा को विकसित करना। ये भी आपको अच्छे से पता है कि जो भी यहाँ हम हैं सुख दुख में। अगला है दोस्तों दहेज प्रथा का विरोध करना, यानी जो भी डिलीवरी सिस्टम है उसका विरोध करना। यानी जो भी शादी के समय लड़की के माँ बाप द्वारा लड़कों को मतलब लड़की के जो परिवार है, लड़कों के जो परिवार है उनके द्वारा लड़की के परिवार के द्वारा दहेज लिया जाता है, और ऐसे में ना मिलने पर ऐसे में जो उनकी बेटियां हैं उनको मार दिया जाता है, मरवा दिया जाता है, धैर्य दिया जाता है। तो ऐसे में उनका ज़्यादा से डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इन चीज़ों के द्वारा एक अच्छे नागरिक, गुड सिटीजन की यही टूवर्ड्स जो गुड क्वालिटीज़ है यानी ड्यूटीज़ है वो टूवर्ड्स इंटर सोसाइटी। तो इन चीज़ों को ही विरोध करना। अधिकांश वह कर्तव्यों के बारे में सचेत करना। अधिकार यानी जो भी हमारे राइट्स हैं और जो भी हमारे कर्तव्य है, कर्तव्य यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और दोस्तों हमारी जो हमारे जो राइट्स हैं, है ना। आपको पता है हमारे राइट्स कौन सा है, मैं आपको बताऊँगा। संपत्ति का अधिकार, तो वो तो राइट्स में नहीं है, लेकिन वो तो चेंज हो गया, वो संपत्ति अधिकार ऐसा नहीं है, ठीक है। संपत्ति का मतलब भाषा बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, सभी सांस्कृतिक अधिकार, और जो भी हमारे कर्तव्य हैं यानी हम अपने देश की वो रक्षा पालन करेंगे और अपने जो भी हमारा राष्ट्रीय गान है उसकी हम सेवा करेंगे। जो भी यहाँ पर व्यक्ति है उनको हम सम्मान करेंगे। जो भी वैज्ञानिक मनोवृत्ति से जो भी व्यक्ति जुड़ा है उनको हम पालन सम्मान करेंगे, उनको एक अच्छा पॉजिटिव देंगे। तो अधिकार अपने कर्तव्यों के बारे में सचेत करना कि क्या अगर आपसे बोलेगा भाई तेरे को खाना मना है या बोलने की आज़ादी नहीं है, तो ऐसे में वो अगर जागरूक होगा कि हाँ भैया मेरे को भी संविधान द्वारा अधिकार मिले हुए, तेरा कोई राइट नहीं है, मैं भी बोल सकता हूँ। ये इन चीज़ों से मतलब एक अच्छा व्यक्ति समाज में इन प्रति कर्तव्य ला सकता है। देशभक्ति की भावना लाना और साथ ही साथ जो मददगार है उनकी सेवा करना। जो भी यानी जो भी बूढ़े हैं, जो भी आश्रम में रहते हैं उनकी मदद करना, ठीक है। ये ध्यान अच्छे से आप रखना, ठीक है। यही पूछा जाता है एक अच्छे नागरिक का समाज के प्रति कर्तव्य लिखो। काफ़ी लीडरशिप दोस्तों एक हमारे जीवन से एक बोल सकते हैं कि एक अभिन्न अंग है दोस्तों जो जुड़ा हुआ है। हर चीज़ में दोस्तों हमें इन चीज़ों को देखने को मिलता है और आप अच्छे से इनको समझ भी रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। तो साथियों बात कर लेते हैं
कि जो भारत ये है नागरिक को प्राप्त किन्हीं 5 अधिकारों के नाम लिखिए। अभी दोस्तों हमने आपको बताया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी होती है, यानी अगर एक अच्छा नागरिक है और वो कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहता है समाज में तो उसकी कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है, तो मैंने आपको बता दिया। और ध्यान रखना दोस्तों कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 51 में है। ये ध्यान रखना, कितना 51 आर्टिकल में दोस्तों हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनका दोस्तों जिक्र है। अगर आपसे पूछा भी जाए ना कि जो भारत के संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है यानी जो मौलिक कर्तव्य उनका जिक्र आर्टिकल कौन से में है, तो आपको ध्यान रखना है 51A में। ओके, बात कर लेते हैं ना। तो अब राइट यानी 5 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन, यानी जो भारतीय नागरिक है उसके मतलब कोई भी, वैसे हमारे राइट्स तो बहुत कई सारे हैं, तो उसके कोई 5 राइट्स लिखिए जो उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, बहुतों को आप में से इसके बारे में जानते भी होंगे। ठीक है, जो नहीं जानते वो इनको भी देखिए और जो जानते हैं उनको भी दोनों देखिए। तो सबसे पहला है दोस्तों राइट टू इक्वलिटी, यानी दोस्तों समानता का अधिकार। अब दोस्तों समानता का अधिकार से यहाँ पे क्या तात्पर्य है या मीनिंग है, तो ये समझिए कि कोई जो पुलिस वाला है वो दोस्तों ऐसा नहीं कि अगर कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है तो कोई बड़े एक कैसे कहे प्रोस्पेरस फैमिली से दोस्तों वो एक वहाँ पर लड़का और एक गरीब तबके से लड़का है, तो ऐसे में दोस्तों पुलिस है वो दोनों को ही पकड़े। मैं ये कह रहा हूँ समानता, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो दोनों को ही पकड़े, यानी समानता दिखाए, इक्वलिटी दिखाए किसी भी राइट्स को लेके, कोई भी राइट्स हो। दूसरा दोस्तों पहला तो यही हो गया राइट टू इक्वलिटी है, यानी समानता है, यानी हमें दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो भी काम होगा इक्वलिटी होगा। अगला है दोस्तों राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हमें बोलने की आज़ादी, पहनने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, ये सभी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दे रखी है। और ये ध्यान रखना दोस्तों आर्टिकल नंबर ये दोस्तों हमारे 14 से 32 इतना ही है, मेरे को आई थिंक याद है पूरा। तो आर्टिकल से 14 से 32 तक हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आप ये फिर भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अगला है दोस्तों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर किसी का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो हमें बोलने का राइट है। हमें पता है कि दोस्तों 14 साल से पहले अगर कोई बच्चा काम पर लग जाता है तो वो एक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो ऐसे में हमें राइट है या उनको भी राइट है कि वो बच्चे को क्यों लगा, मतलब जो बच्चे को भी राइट है कि मेरे को क्यों लगा रहा है। अगर उसे अवेयर होगा इन चीज़ों के बारे में तो वो उन चीज़ों को विरोध करेगा और एक हम भी जागरूक होंगे और लोग भी जागरूक होंगे। तो पहला है ना शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कोई भी शोषण हो रहा, किसी का दहेज प्रथा के ऊपर, वो सभी ये राइट्स दे रखा है। राइट टू फ्रीडम रिलीजियस, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब ये है कि राज्य का मतलब दोस्तों यहाँ से स्टेट है, कोई पर्टिकुलर यूपी दिल्ली इनका नहीं है। राज्य का मतलब स्टेट है, और सॉरी है ना कंट्री है, स्टेट पहले राज्य ही कहा जाता था। ठीक है, तो स्टेट यानी राज्य का मतलब यही होता है कि जो राज्य है वो ना तो किसी व्यक्ति के धर्म, यानी जो भी व्यक्ति किसी धर्म में आस्था बनाए रखा है उनके जो भी धार्मिक मामलों से परे रहेगा, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो किसी भी धार्मिक त्यौहार को अपना सकता है, कुछ भी मान सकता है, कुछ भी वो धार्मिक त्यौहार को अपना सकता है, ये ध्यान रखना। अगला दोस्तों कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, यानी दोस्तों जो सांस्कृतिक और जो शिक्षा के राइट है वो इसे दे रखे हैं, मतलब हमें दे रखे हैं। जो भी हमारी संस्कृति है हम पहचान सकते हैं, जो भी अपना सकते हैं, वेशभूषा, कपड़े कौन से पहनेंगे, इन सभी तमाम चीज़ों को। ठीक है, एजुकेशन राइट यानी हमें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि जो अगर गरीब है तो वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं दोस्तों, हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सभी हमें प्रोविज़न इन तहत दे रखे हैं ताकि हम एक अच्छे से दोस्तों जान सकें और एक गुड सिटीजन के रूप में हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ और अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको पहचानें। अगला है दोस्तों राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी दोस्तों जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कोई ऐसा संविधान है उनमें जो उपचार हो रहा है उनको हमें राइट्स है, यानी जो अमेंडमेंट होते हैं उनके तहत। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यही है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 5 नंबर को, तो ध्यान रखना राइट यानी 5 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन, और यही पूछ सकता है कि राइट यानी 5 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ अ गुड सिटीजन। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन बात करें, हमने यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो बहुत पढ़े, ड्यूटीज़ है क्या है आखिर ये ड्यूटीज़, तो डेफिनेशन है दोस्तों व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ड्यूटीज़, यानी जो कर्तव्य की क्या परिभाषा है। तो देखिए अधिकारों और कर्तव्य, यानी जो राइट्स और जो ड्यूटीज़ है, अधिकार दोस्तों मतलब ये हमें दिए हुए हैं, और कर्तव्य का मतलब दो इनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कानून बनता है तो वो तो हमें क्या एक राइट्स दे दिए, लेकिन उनको वो कौन इम्प्लीमेंट करेगा, तो आपको पता है एग्जीक्यूटिव करती है ना, कार्यपालिका। तो दोस्तों अधिकार और कर्तव्य को हम सही रूप से देख सकते हैं, यह एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कैसे, यदि कोई अपना दृष्टि यानी कोई अपने तरीके से देखता है तो वह उसका अधिकार होता है,
अपने तरीके से देखता है। अगर यदि कोई उन्हें दूसरी दृष्टि से देखता है तो वह कर्तव्य हो जाता है। कैसे? मान लीजिए कि जो मेरा शोषण का विरोध है, ये हमें पता है कि हमारे राइट्स टू यानी जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का यहाँ पर शोषण किया जा रहा है, उससे ज़बरदस्ती पैसे भीख मंगवाया जा रहा है, तो ऐसे में मैं जाऊँगा, अब मेरे को पता है ये अधिकार है मेरा, मैं उसे बताऊँगा फंडामेंटल राइट्स है मेरे लिए, तो वो फंडामेंटल राइट्स हो गया। लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ वो क्या बोलेगा, वो मेरी ड्यूटीज़ समझेगा, ठीक है। एक एग्जांपल और समझिए, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में दोस्तों आपको पता है कि कोई भी जो मार्क प्राइस होता है, मान लीजिए मार्क प्राइस मत लीजिए, यहाँ पर सीपी ले लीजिए, यानी जो कॉस्ट प्राइस होता है, मान लीजिए 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये है। जब मैंने इस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया तो 80 रुपये में, यानी जो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। ये तो मेरे द्वारा मैंने 100 रुपये की कोई 100 रुपये का दोस्तों मार्कर ख़रीदा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। मैंने इस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया अपने भाई को, भाई मैं तेरे को 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 80 रुपये में ले जा। तो जो मेरे भाई ने मुझे ये, मतलब जो मेरा भाई है बी, इसने जो ये ख़रीदा मेरे से 80 रुपये में, तो उसके लिए तो दोस्तों ये कॉस्ट प्राइस होगा ना, बल्कि मेरे लिए ये होगा सेलिंग प्राइस, है ना। तो बिल्कुल सिमिलर है, इजीली वे में आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से, मतलब जो मैंने आपको यहाँ अभी बताया है कि राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन गुड सिटीजन और राइट इन द डेफिनेशन ऑफ द जो ड्यूटीज़, तो ईजिली में समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम इतना ही रहने देते हैं। जो भी हमारा अब रह गया है पोर्शन, वो दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो की सीरीज़ में आपको बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी पहली बार हमारे चैनल को देख रहा है, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो भी आपकी क्वारीज है वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आज का जो हमने पढ़ा है तो वो भी बता सकते हैं कि आपको कैसा अच्छा लगा। हमारी दोस्तों लिंक जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें PDF अपलोड की जाती है, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम और साथ ही साथ इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर अपडेट कर दिए जाते हैं सभी तमाम जो नोटिफिकेशन PDF वहाँ सभी अपलोड की जाती है। तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं बड़ा ही आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना मेरे को समय दिया अपने जो व्यू प्रकट करने के लिए, और आप अच्छे से मेरे को देख रहे हैं, तो अपना कीमती समय निकालने के लिए दोस्तों थैंक यू। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।